हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि लूसेंट साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसका सीरीज नंबर ये 2 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि साइकिल साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्यों झुकता है भाई? वो इसलिए झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंतर बना रहे और उसे गिरने से बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मोड़ लेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 51 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? तो इसमें जो लगता है ना, अपकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि जो हम लोग मक्खन महते हैं वो गोल गोल घुमाकर, तो ये ऊपर की ओर कौन होता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 52 नंबर प्रश्न। 52 में ये बोल रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? भार बदल जाएगा, वेट बदल जाएगा, लेकिन तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि वेट के फॉर्मूला में क्या हो जाता है कि W बराबर हो जाता है m इंटू जी। क्योंकि जी के वजह से क्या होता है, इसमें इफेक्ट आता है, जी के वजह से इफेक्ट आएगा, और द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर में बोलता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? लिफ्ट में आप लोग सभी लोग जब बैठते होंगे तो कब भार आपको लगता होगा कि अधिक है? जब वो लिफ्ट क्या होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती रहती है तब लगता है कि अरे मेरा तो जो वजन बहुत ज्यादा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर जाते वक्त। और कम कब पूछेगा? कम तो नीचे आते वक्त। कम पूछेगा तो नीचे आते वक्त, और ज्यादा पूछेगा तो ऊपर जाते वक्त। ठीक है, चलिए ये अगला देखते हैं हम लोग। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? कम कब होगा? अभी बताया कि त्वरण से नीचे जाने पर। 55 नंबर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक कौन सा है? तो 1/6 होता है, सबको पता है कि 1/6। आगे टाइम पीरियड यानी कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है उसके लंबाई पर, लंबाई के ऊपर निर्भर जो होता है ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो किस पे? तो एल पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल ये रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? गर्मी में अक्सर आप लोग देखे होंगे, गर्मी में सुस्त हो जाता है, जिससे कि ये होता है कि दिन जो होता है गर्मी में बहुत बड़ा करता है। अभी कैसे ठंडा है तो ठंडा लगता है, एकदम तुरंत दिन खत्म हो जाता है। तो ये इससे इसी का ये इफेक्ट है। तो बोल ये रहा है कि गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? सुस्त होगा यानी कि धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए वो दिन क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये पूछ रहा है क्यों? क्यों होता है कि लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी की वजह से उसको गर्मी में दिन क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई लंबाई में क्या है? 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? देखिए 4% बढ़ा दिया, यानी कि ये टी जो डिपेंड करता है अंडर रूट L पे डिपेंड करता है, तो ये 4% बढ़ गया, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2, 4 का वर्गमूल कितना? तो 2% सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पोआसो अनुपात बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? वर्षा की बूंद क्यों होती है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि सतही तनाव के कारण होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि तेल दीप की बत्ती में तेल के किस कारण से वे ऊपर चढ़ता है? ये पहले लालटेन वगैरह की बात कर रहा है। किस कारण से ये चलता है? तो ये केशिकीय क्रिया होता है। क्या होता है? केशिकीय क्रिया होता है। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की क्या क्या होती है? श्यानकत पॉइज होता है। 63 नंबर हम लोग देखते हैं। उत्प्लावता के संबंधित वैज्ञानिक है कौन? किसने दिया था फ्लोटिंग का नियम? किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है कहाँ? किस देश से वे संबंधित है? तो वो ग्रीस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वे ग्रीस से संबंधित है। ध्वनि तरंगों की प्राकृति होती है। ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये देखिए, ध बोल रहा है आधा कटा हुआ है ध्वनि में, तो धैर्य ये यहाँ पे आधा कटा हुआ रहेगा, तो ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य। ठीक है,
प्रकाश बोलेगा तो प्रस्थ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? चमगादड़ उड़ता है रात में, तो उसको आगे सामने में क्या है नहीं है वो कैसे पहचानता है? तो वो कोई एक तरंग छोड़ता है। उस तरंग का नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। क्या छोड़ता है? पराश्रव्य तरंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य जो होता है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक को बोलते हैं पराश्रव्य। ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है? पूछ रहा है, लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य। चलिए आगे फिर बोल रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? जो हम लोग सुनते हैं वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और एक होता है 0 से 20,000 हर्ट्ज तक। इसको हम बोलते हैं अश्रव्य, जो हम लोग सुनते नहीं हैं। 70 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में क्या है? ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ये बोल रहे हैं। तो इससे में हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो भी है वैसे ही रहेगा। बोला ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है? ध्वनि की चाल किस में होता है? तो इस्पात में, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। ठीक है, और वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? अभी 332 मीटर पर सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल किसके, किसमें होगा? तो ये होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। क्या होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल। 74 हम लोग देखते हैं कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि भेद निम्नलिखित में अंतर का क्या है? किस कारण से किया जा सकता है? वो दोनों का अंतर किस कारण से किया जाए? केवल उसमें ध्वनि गुणवत्ता के कारण अंतर के कारण किया जा सकता है। उन लोग को अलग अलग पहचान सकते हैं, किसकी? ध्वनि गुणता के कारण। चलिए 75 नंबर। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा हुआ है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? हवा का भी वेग ध्वनि का वेग है और वो मैक है, तो वो कितना होगा? तो ये जस्ट वायु का वेग होता है, इसका चाल पूछ रहा है, वायुयान की चाल, यानी कि वायुयान की चाल क्या होगा? स्पीड पूछ रहा है। तो ध्वनि का वेग, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ध्वनि का वेग यानी कि ध्वनि का वेग गुने वायुयान का वेग हो जाएगा। ध्वनि का वेग गुने वायुयान का, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूने 4, 3 दूने 6, 3 दूने 6, यानी कि 664 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए। 77। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इको। ध्वनि तरंग जो होता है किसके कारण? वो इको उत्पन्न करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं, वो जो करता है परावर्तन के कारण। किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। आगे सोनार। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार ये नौ संचालकों द्वारा, किनके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा ये समुद्र के अंदर जो भी चीजें डूबी छिपी रहती है उसकी जानकारी सोनार से लगाया जाता है। तो कौन लाता है भाई? तो नौ संचालकों के द्वारा। आगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो ध्वनि स्रोतों में फ्रीक्वेंसी में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आवृत्ति में जो कभी ऊंचा कभी नीचा, उसको क्या बोलते हैं? उससे किस इफेक्ट के कारण होता है? तो ये बोलते हैं हम लोग डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव के कारण ध्वनि में उतार चढ़ाव होता है। 80 नंबर। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये भी क्या, इसमें भी देखो कोई भी साउंड हो रहा है, साउंड में फ्रीक्वेंसी का ऊपर नीचे होना, तो सीधा डायरेक्ट जाएंगे हम लोग डॉपलर इफेक्ट। किस पे जाएंगे? डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी का नीचे ऊपर होना मतलब समझ जाना कि डॉपलर इफेक्ट कह रहा है। चलिए आगे
81। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान सबको पता है कितना होगा, 310। आगे, कितना तापमान होने का पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों एक ही होते हैं, तो -40 डिग्री। न्यूनतम संभव तापमान कितना है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है, जनरली जो होता है 98 फ़ारेनहाइट। आगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, वही नॉर्मली जो होता है वही पूछ रहे हैं, कितना डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने, यानी सुबह सुबह छुए तो लोहे का जो है टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों, और लकड़ी का कम लगता है, क्यों। दोनों एक ही जगह पे हम लोग रखे हैं ठंडा में ही, लोहा वाला ज्यादा ठंडा लगेगा और लकड़ी वाला कम लगेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है। ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है। इसके वजह से लोहा जो होता है अधिक ठंडा होता है और लकड़ी कम होता है। आगे देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, पारा। क्या होता है, पारा। चलिए 89 में, सामान्य मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दुगना मोटापे वाले कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती, इसका कारण क्या है। बोला है कि समान मोटाई के कपड़े की दो परतें और उसके दुगने मोटाई की एक कपड़े की परत अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि दोनों परतों के बीच जो होता है ना, संपुटिक वायु के कारण होता है, संपुटिक वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों। गर्मी के दिनों में हम लोगों को बोला जाता है कि व्हाइट कपड़ा पहने ज्यादातर। ये क्या होता है, ये जो सफेद वस्त्र ताप का क्या होता है, कम अवशोषक होता है। और काला कपड़ा इसलिए नहीं पहना जाता है कि ये कम जो होता है, ये बहुत ज्यादा अवशोषक होता है। तो एक तो काला पूरा ऑब्जर्व कर लिया और हमको गर्मी प्रदान करेगा, ये है कम अवशोषक होता है। 91 नंबर प्रश्न, क्रायोजेनिक यानी कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है कहाँ पे। ये अंतरिक्ष यात्री, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमितीय में। तेज हवा वाली यात्री में ओश नहीं बनता है। जब हवा तेज होता है तो उस रात में ओश नहीं बनता है, क्यों। तो ये वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज होता है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि ये क्या है, ठोस से क्या होता है, वाष्प। बोल रहा है डायरेक्ट, ये ठोस से वाष्प को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। मनुष्य आर्द्रता से क्या परेशानी महसूस करता है, उसका कारण क्या है। ये पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, जो पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव्य से क्या, क्वथनांक से पूर्व वाष्प में, द्रव्य से वाष्प में, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर क्या, 100 डिग्री से कम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है।
ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का। ऊष्म बोल रहा है तो ऊर्जा से ही करेगा। आइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग? प्रकाश बोले थे, ये तो बोले थे। प आएगा तो अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की आवृत्ति होती है। प्रकाश विकिरण की आवृत्ति होती है। तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। इसका कैसा होते हैं? समान। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए, धन्यवाद।